लिखिए स्टार्टिंग वाली, दैट मीन्स जिसमें सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, या सर्कुलर मोशन का जो इक्वेशन है, ये सारा आपको आता है। बताइए एक बार। विजय, अनुष्का, खुशी, आप लोग बताइए। नहीं सर। नहीं आता है? नहीं सर। सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है मेरे को? क्योंकि ना आपके रोटेशनल मोशन में सबसे पहले जो है सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप उससे वाकिफ हैं, या फिर मैं उसको पढ़ा के चलूं, या फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करूं, क्या करूं बताइए आप। सर पढ़ाइए सर। पढ़ा होगा सर, पढ़ाइए। पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चलूं? नहीं सर, वो फिर से पढ़ाइए। नो सर, आप पढ़ाइए ना वो सरफेस नोट। फिर से पढ़ेंगे, ओके गुड। मैं यही जानना चाहता कि फिर से पढ़ना है आपको। यस सर, फिर से पढ़ाइए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, कॉपी और पेन रेडी रखिए, राइट, और जो मैं कहूंगा उसको आप नोट करिएगा, और जो मैं समझाऊंगा उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना? जी सर। तो आप कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले तो लिखिए सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म की बात करेंगे। पहले लिखिए सर्कुलर मोशन, टॉपिक लगाइए। मैं जब तक व्हाइट बोर्ड निकाल लेता हूँ। बच्चे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। गुड। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए सर्कुलर मोशन। लिखिए डेफिनेशन इसका। When a body is moving on circular path, सर फिर से when बोलिए। a body is moving, हाँ बच्चे फिर से बोलूं? जी सर। When a body is moving on circular path, then study of motion behavior of body is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म की बात बाद में करेंगे।
सिंपल इतना जानना है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो उसके मोशन बिहेवियर का स्टडी करना ही आपका सर्कुलर मोशन है। अब देखिए, मैंने आपको एक सर्कल बना रखा है और एक बॉडी बना रखा है जिसका मास सेम है। जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलेगी तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि ऑलवेज वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। पढ़ा ना आपने? ये तो पता होगा। जी एम सर। मास का बॉडी है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर होगी, यहाँ वेलोसिटी इधर होगी, और यहाँ पर अगर बात करें बॉटम में तो यहाँ वेलोसिटी इधर होगी। राइट? जी सर। अब इस केस में आपने ये देखना है बच्चे कि मान लो कि बॉडी स्टार्ट हो रही है यहां से, ठीक है ना, पॉइंट ए से, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहां पहुंच जाती है बी पॉइंट पर, कितना एंगल बना करके? थीटा एंगल बना। तो बेटे इस थीटा को आप क्या कहोगे बताओ? इस थीटा को आप क्या बोलोगे? एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट? अब हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। थीटा इज इक्वल टू, डायग्राम में ए बी बाई आर लिख सकते हैं क्या? आर अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा आपने मैथ में, ठीक है। अब अगर हम लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस, रेट कभी भी किसी का बोला जाए ना तो थीटा अपॉन टाइम, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेट आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का रेट, वो वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या कहेंगे? एक नया वर्ड आएगा यहां पर, और इसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चे देखिए, 1/r और लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलेंगे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। और थीटा बाई टी को एंगुलर वेलोसिटी, उसका साइन होता है ओमेगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/r इंटू लीनियर वेलोसिटी। देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा r इंटू ओमेगा। यहां तक समझ में आया यस या सर। मैं दोबारा समझाऊं?
समझ गए यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? नो सर। हाँ जी बच्चे बताइए, कोई परेशानी है किसी को समझने में? नहीं है ना? नो सर। चलिए गुड। अब आगे लिखिए टॉपिक नेक्स्ट, एंगुलर एक्सीलरेशन। हेडिंग लगाइए एंगुलर एक्सीलरेशन। अनुष्का आपको समझ में आ रहा है? यस सर। खुशी राठौर, यस सर। गुरुदेव प्रधान, यस सर। गुड। एंगुलर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखिए बच्चे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. ठीक है? यस सर। इस एंगुलर एक्सीलरेशन को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उस सिंबल को बोलते हैं हम अल्फा। और अल्फा क्या होता है? ओमेगा बाई टी या डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी या इसी को डी ओमेगा बाई डी टी भी लिखते हैं। समझ गए? डेल्टा ओमेगा मीन्स बहुत छोटा चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसी का डेरिवेटिव टर्म है डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा मीन्स बहुत छोटा चेंज टेंडिंग टू जीरो, आपका डी ओमेगा हुआ, और डी टी टेंडिंग टू जीरो डी टी हुआ टाइम। अगर टाइम बहुत छोटा हुआ तो उसको डी टी कहते हैं, और डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा हुआ उसको डी ओमेगा कहते हैं। राइट? अब इसी को अगर आप लिखें डी बाई डी टी और ओमेगा को लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, तो इसी अल्फा को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? या तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी या डी ओमेगा बाई डी टी, या अब इसको लिखते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर।
राइट, समझ गए? Yes, sir. अभी मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी जो थीटा बाई टी था, इसकी यूनिट बेटे क्या लिखोगे आप बताओ? एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में और टाइम को सेकंड में, तो क्या लिखेंगे? रेडियन पर सेकंड। ठीक, उसी तरीके से अल्फा को हमने लिखा ओमेगा बाई टी लिखा। अब ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड अपॉन टी, तो इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? बोलिए कोई भी। रेडियन रेडियन पर सेकंड Radian per second, sir. सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। गुड, बहुत बढ़िया। प्रथमेश आपको समझ में आ रहा है? प्रथमेश अनम्यूट करिए बेटा। प्रद्युम, आपको थम्स अप नहीं करना है, आपको अनम्यूट करके सर को आंसर करना है। हाँ बच्चे, अनम्यूट करके बताओगे तभी समझ में आएगा मेरे को कि हाँ जी आप समझ पा रहे हो। समझ में आ रहा है सर। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। तो हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखी, एंगुलर एक्सीलरेशन देखा। इन तीनों में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। गुड, No, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले फेज में अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन मेरा है। ये सर्कल है, हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं अभी। सर्कल का सेंटर ये है, राइट? ये रेडियस है। अगर यहां पर बॉडी एक कंप्लीट चक्कर लगाती है इस सर्कल के, तो कितना एंगल फॉर्म होगा बच्चे? Zero. Zero. सेंटर 360। 360, यस। किसने जवाब दिया 360? बहुत बढ़िया। जीरो नहीं होगा, 360 होगा। और 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। क्लियर? 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन, है ना? यानी एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल घूम गए। दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी का एक यूनिट और होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है ना? तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को अगर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। उसी तरीके से अगर आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू n रेडियन पर सेकेंड। ये समझ में आई बात सबको?
क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको रेडियन पर सेकंड नहीं दे करके ये दे देता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कि एक कार है, सर्कुलर मोशन में चक्कर काट रही है और कार की एंगुलर वेलोसिटी 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन फॉर्मूला लगाना। यहां तक बात समझ में आई सबको? एनी डाउट? बताइए बच्चे। नो सर। कोई डाउट नहीं है, यहां तक समझ में आ गया? यानी कि आपको यहां तक अभी तक सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना? ओके गुड। अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है तो उस बॉडी पर कितने तरह के फोर्सेस लगेंगे, राइट? अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चक्कर काट रहा है तो उस बॉडी पर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। एक लगेगा आपका टेंजेंशियल फोर्स और एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखिए, कॉपी में लिखिए। When a body is revolving on circular path, when a body is revolving on circular path, then the body have two types of forces. First लिखिए टेंजेंशियल फोर्स, दूसरा लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चे, अलोंग द टेंजेंट होता है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन और इधर ही टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल फोर्स Ft होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt। आपने 11th में पढ़ा होगा। दूसरा जो फोर्स है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसकी जो डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ होती है। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को क्या डिफाइन करेंगे, या सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। लिख लीजिए डेफिनेशन इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स the force experienced by the body toward the center of circular path is called centripetal force।
is called centripetal force. बच्चे अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका जवाब? टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स के बीच का एंगल कितना है डायग्राम में? 90. गुड, 90. टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है. परफेक्ट. अब दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, ऐसे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसे. इधर हो गया हमारा टेंजेंशियल फोर्स, इधर हो गया हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, और जो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है ना? अब अगर मैं कहूं ट्रायंगल का यहां नाम दे दे कुछ, ए बी सी डी. इन ट्रायंगल ए बी सी जरा आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एफ आर क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इसका रिजल्टेंट फोर्स का, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मींस एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर. यहां तक बात समझ में आई? टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रिपिटल फोर्स का स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा बॉडी के ऊपर. बोलो बच्चे, समझ में आई बात? खुशी समझ में आया आपको? विजय? यस सर. बच्चे बीच में आप लोग ना वो करो, आंसर देते रहोगे, हाँ समझ में आया सर, आ गया, तो मेरे को ना फिर समझाने में आसान रहेगा, आगे बढ़ने में आसान रहेगा. अब इसका डायरेक्शन अगर निकालें हम, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा बच्चे, अल्फा. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा? tan अल्फा. और tan अल्फा को क्या लिखेंगे हम? एफ सी बाई एफ टी. देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एफ सी बाई एफ टी. समझ में आई बात यहां तक? यस सर, आ गई समझ में. गुड. तो इसको बच्चे नोट कर रहे हो आप लोग कि बस ऐसे ही देख रहे हो? नोट नोट कर कर रहे रहे हैं हैं सर. हाँ बच्चे, नोट. एग्जैक्टली, इसको आप कॉपी के अंदर ना रजिस्टर में नोट करते रहिए. एकदम बिल्कुल आपको फिजिक्स लेमैन की भाषा में सिखा दूंगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है. फिजिक्स को समझने के लिए बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. बहुत आसान है. फिजिक्स का डेफिनेशन ही है कि फेनोमेना रिलेटेड टू रियल लाइफ. जो रियल लाइफ में फेनोमेना होता है उसी को फिजिक्स कहा जाता है. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा आप फॉलो कर लेंगे तो आगे की सारी चीजें आसान हो जाएगी. चलिए
अब आगे की तरफ हम बढ़े। डायग्राम में मिटा नहीं रहा क्योंकि मेरे को इस डायग्राम से भी काम है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। अब लिखिए टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट ऑफ इट्स मोशन, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि अगर बॉडी की एक्सीलरेशन थ्रू आउट ऑफ इट्स मोशन कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहां मतलब होता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चक्कर काटे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखिए, व्हेन अ बॉडी इज रिवॉल्विंग, when a body is revolving on circular path with constant speed, then the motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर सर्कुलर पाथ पर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर टाइम चेंज होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कर सकते आप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बच्चे, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीवी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में कि किसी भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आपने पढ़ा टेंजेंशियल फोर्स को मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा ही नहीं, ये नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट, नहीं स्पीड कांस्टेंट हो गया आपका, और अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। अब यहां पर देखिए एफ टी आपका जीरो हो जाएगा ये पूरा, तो क्या बचेगा, रूट एफ सी का स्क्वायर। तो ओनली एफ सी का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर इसको लिखेंगे एफ सी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इसीलिए कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। आई बात समझ बच्चे। Yes, sir.
गुड। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। अब ये बताइए आप मेरे को कि इसी फॉर्मूला में tan अल्फा इक्वल टू एफ सी बाई एफ टी है, अगर ये एफ टी 0 हो जाए तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बताइए आप। अगर हमारा एफ टी 0 हो जाए तो समथिंग बाई 0, यानी कि एफ सी 0 तो हुआ नहीं है, उसका तो कुछ डाटा होगा, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड होता है। दैट मीन्स ये हमारा अनडिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी आ गया। और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में याद रखिए कि tan थीटा में अनडिफाइंड कब आता है, कोई बता पाएगा कितने एंगल पर? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है किसी को? tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है। आगे पता है किसी को? बेटे tan 90 कितना होता है बताइए? सर इंफिनिटी होता है। हाँ, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा था बच्चे। यानी यहां से tan अल्फा को हम tan 90 लिख सकते हैं, तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो वर्टिकल से अल्फा एंगल पर था, अब ये 90 पर लगेगा, यानी कि किधर लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट? यस सर। यस सर। गुड। अच्छा, आप सबको इंटीग्रेशन तो आता है ना? मैथ्स का पार्ट है ये, क्योंकि अभी इक्वेशन जब डिराइव करेंगे ना, वहां इंटीग्रेशन का काम आएगा। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं कुछ, इंटीग्रेशन आता नहीं आता है? लिखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर फिर से बताइए। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली इक्वेशन, हमें पता है ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? अरे अनुष्का, आप कुछ बताना, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, गलती से हो गया था। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये आप जानते हैं। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, राइट? यानी डी थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा मान लेते हैं
थीटा आई है, उसकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक। और इसको भी टी आई लिख देते हैं। मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पर थीटा 0 है और टी टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये तब है जब आपका ओमेगा कांस्टेंट है। डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, लिमिट डाल दी 0 टू थीटा, dt का t हो गया 0 से t, t हो जाएगा थीटा -0, लिमिट पुट कर दिया, ओमेगा इंटू टी -0। तो यहां से क्या आ गया आपका, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर, एक मिनट। ठीक है नोट करो। जहां भी जिसको कुछ समझ में नहीं आए बेहिचक आप पूछ सर लेना। स्क्रीन में दिख हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। आप देखिए सर अभी। आ गई बात समझ में? ठीक है। सर ब्रैकेट से फिर से समझ आ सके थे सर। बट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के बाद वो ब्रैकेट में आ जाता है। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में इंटीग्रेशन dx, ये हम लिखते हैं इसको x, और यहाँ लिमिट रहेगा 0 टू, अगर मान लो 4 रहेगा तो यहाँ 0 से 4 लिख देंगे। ये इंटीग्रेशन का तरीका होता है बच्चे, इसीलिए मैंने पूछा कि इंटीग्रेशन करने आता है ना आपको? ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। इसको हम कहते हैं t इक्वल टू 0 पर, और इसको बोलते हैं t इक्वल टू t पर। तो हमें पता है अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले, तो यहां से डी ओमेगा क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, टाइम t के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, अल्फा dt को t लिखेंगे 0 से t। अब लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो इसमें लिखेंगे ओमेगा माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट, राइट। अच्छा अब एक चीज और देखिए,
एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर रिटार्डेशन दोनों फंक्शन, यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, और अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो कहेंगे एंगुलर रिटार्डेशन। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक साइन लगाना चाहेंगे, प्लस माइनस अल्फा, दोनों के लिए सेम इक्वेशन राइट कर गया आपका, प्लस माइनस अल्फा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा टी माइनस 0। तो यहां से रिलेशन आपका आ गया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अभी कितने बच्चे हमारे साथ हैं, मेरे को दिख नहीं रहा है वैसे। आई थिंक एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं, चल गया है, प्रोसेसिंग में, बस आप मेरे को सर अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हैं। You are on mute, sir. No, we can't hear you. Unmute your microphone. Yeah, it's better. Now you are मैडम unmute. हाँ, पूरी अभी क्लास गई क्या? हाँ, क्या सर? मैंने कहा पूरी क्लास म्यूट में चली गई क्या? नहीं 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 नहीं, अभी अभी नहीं सर, आपका अभी फोन, अभी ठीक है। फोन। हाँ, तो अभी सर Right. काफी 10 बच्चे करीब जुड़े थे, 10-12 बच्चे, अभी करीब 5 बच्चे हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, इनका फोन कंपैटिबल नहीं होता है, इसलिए भी लॉग आउट कर जाते हैं। लाइट